आज से हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सेल क्या है और क्या काम में आता है? एक्सेल एक्सेल का वर्क क्या है? देखो, एक्सेल को अगर हम समझें तो एक्सेल बहुत ही उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा डिमांडेशन वाला एक प्रोग्राम है कि जिसकी आज की स्थिति में मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। शायद ही कहीं ऐसा ऑफिस होता है, शायद कहीं ऐसी वर्किंग होती है जहाँ कहीं ना कहीं एक्सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि एक्सेल के बारे में अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो एक डेटा एंट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और डेटा एंट्री बेस्ड से बढ़ के डेटा मैनेजमेंट वाला भी एक सॉफ्टवेयर एक्सेल माना जाता है। कि सिर्फ डेटा एंट्री मैनेज का काम नहीं कि एक्सेल के अंदर केवल रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्डों को डालना है और उन रिकॉर्डों की एंट्री करना है। उससे भी बढ़ के अगर आप चले तो उन रिकॉर्डों को मैनेज करने में और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तक बनाने में एक्सेल हमारी मदद करता है। एक्सेल के अंतर्गत बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की हम बात कर ले, मैनेजमेंट संस्थाओं की हम बात कर ले, ऑफिस की बात कर ले, दुकान की हम बात कर ले, तो कहीं ना कहीं इन सब जगहों पर एक्सेल का डिमांडेशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आज के समय में हर जगहों पे एक्सेल मांगा जाता है। एक्सेल पूछा जाता है कि आपको एक्सेल आता है? एक्सेल में क्या आपको फॉर्मूला इन कंडीशन याद है? एक्सेल के बारे में आप कितना जानते हैं? तो कहीं ना कहीं एक्सेल का डिमांडेशन आज वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है। ठीक है। डेटा एंट्री बेस की हम बात करें, रिकॉर्डों को इकट्ठा करना, रिकॉर्डों को एनालिसिस करना, ठीक है, रिकॉर्डों पर उसको फिल्ट्रेशन करना, ठीक है, रिकॉर्डों को फाइन करना, ठीक है, रिकॉर्डों को अलग करना, ये सारा काम एक्सेल बहुत इजी तरीके से कर लेता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सेल ही करता है। एक्सेल के जैसे और भी कंपनियों के सॉफ्टवेयर है, ओपन ऑफिस है, लिब्रो ऑफिस है, उन्होंने भी एक्सेल बनाए हैं। उनके भी एक्सेल के जैसे यानी कि डेटा शीट बेस्ड प्रोग्राम उन्होंने भी निर्मित किए हैं। ठीक है, उनके भी प्रोग्राम है। लेकिन बात केवल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हम करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। क्योंकि एक्सेल एमएस ऑफिस की हम बात करें तो उसके अंदर कंडीशंस काम करने के लिए बाकी सभी ऑफिसों के मुकाबले आपको ज्यादा बेटर मिलने वाला है, ज्यादा अच्छा कंडीशंस आपको काम करने के लिए मिलेगा। तो यहां पे हम देखें तो ज्यादातर ऑफिसों के अंदर एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही डिमांडेशन ज्यादा रहता है। तो आज हम एक्सेल एमएस ऑफिस 2013 पे हैं। ठीक है, इससे अपग्रेड वर्जन भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। 2016 है, 2019 है, 2021 है। ये सब अपग्रेड्स वर्जन है जो 2013 के बाद भी एक्सेल ने रिलीज की है। अगर हम एक्सेल के पुराने टाइम में की बात करें तो बहुत सिमिटेड वर्क फार्मूला इन कंडीशन में होते थे। कुछ 25 या 26 फार्मूला इन कंडीशंस एक्सेल के अंदर होते थे। बहुत ज्यादा हाई लेवल्स पे ये सब काम नहीं होता था। लेकिन आज के समय में एक्सेल में सबसे बड़ी पावरफुल वाली बात है कि एक्सेल वीबी डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे काम करता है। यानी कि डॉट नेट प्लेटफॉर्म के जो फीचर्स हैं वो एक्सेल के अंदर अवेलेबल्स हैं। इस वजह से एक्सेल में हम मैनेजमेंट वर्क के साथ में हम मैनेजमेंट एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, जो एक्सेल एडवांस का एक रूप होता है। यानी कि यहां पे अगर हम देखें तो पीसी बेस्ड एप्लीकेशन जो हम कहते हैं वो हम एक्सेल के अंदर डेवलप कर सकते हैं, और एक्सेल में बहुत इजी तरीके से काम किया जा सकता है। इस वजह से बैंक है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां है, कोई ऑफिस है, दुकान है, ठीक है, इन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए एक्सेल के अंदर बेहद अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। ये भी एक्सेल का सबसे बड़ा एडवांटेज है। आज के समय में हम बात करें, एक्सेल के अंदर कम से कम 700 से 800 फॉर्मूले एक्सेल में होते हैं, जो एक्सेल के वर्क एरिया को दिखाने की क्षमता रखते हैं कि देखो कितना बड़ा वर्क मैनेजमेंट है एक्सेल का, कि कितने सारे काम एक्सेल करने की क्षमता रखता है इतने फॉर्मूले के साथ में। वीबी प्लेटफॉर्म, अब वीबी प्लेटफॉर्म क्या है? विजुअल बेसिक जो प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, वीबी डॉट नेट जो प्लेटफॉर्म होता है, उसके अंदर हम एप्लीकेशन जनरेट सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम करते हैं, और वही प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल के साथ अटैच कर रखा है। उस वजह से एक्सेल के अंदर भी हम पीसी बेस्ड एप्लीकेशनों को निर्माण करने में सक्षम है। इस वजह से भी एक्सेल अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल एप्लीकेशन बन जाता है अन्य सभी एप्लीकेशनों के मुकाबले। तो एक्सेल को ओपन करते हैं। आई थिंक आपको एक्सेल का वर्क एरिया पता चल गया होगा कि एक्सेल कितना पावरफुल प्रोग्राम है और क्यों डिमांडेशन में और क्यों मार्केट के अंदर यूजिंग होती है एक्सेल की। एक्सेल की यूजिंग के पीछे कारण यही है
कि एक्सेल बड़े से बड़े काम को बेहद सिंप्लीफाई तरीके से पूर्ण कर लेता है, बड़े से बड़े एनालिसिस को बहुत इजी तरीके से हमें करके दिखा देता है। जो काम हम करने में दिन या घंटे लगा सकते हैं, उन कामों को एक्सेल मिनटों या सेकंड्स में भी करने की क्षमता रखता है। ये एक्सेल का पावर है। आगे हम एक्सेल के बारे में, जैसे एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले जो विंडो ओपन होता है, हम विंडो के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले टेम्पलेट विंडो हमें दिखाई देती है। दिख रहा है आपको? इस टेम्पलेट विंडो में एक्सेल का वर्क स्पेस आपको दिखाई देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सेल किस तरह के कामों के लिए हो सकता है। देखिए आप, हम कोई टाइम कार्ड, बिलिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, हम यहाँ से कोई एक्सपेंसेस रिपोर्ट, लोन एनालिसिस, समझ रहे हो आप बात को? ये सब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें डेवलप की जा सकती है एक्सेल के अंदर। आप ऐसे एक्सेल के अंदर मैनेजमेंट चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। आप बजट रिपोर्ट्स, मंथली सेल रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं वर्क स्पेस को दिखाता है एक्सेल के। इतने तरह के काम आप एक्सेल में, अगर आप मान लीजिए कि लोन एनालिसिस की बात करें, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ऑलरेडी एक लोन एनालिसिस का आप यहाँ पे अपना लोन अमाउंट दे, एनुअल रेट्स दे, तो खुद ही यहाँ पे कैलकुलेशन होके आ जाएगा कि क्या आपकी ईएमआई बनेगी, क्या आने वाला है, कितना लोन जाएगा, कितना उसका टोटल अमाउंट जाएगा। खुद ही यहाँ पे ऑटोमेटिक वो चीज आ जाएगी आपके सामने। तो ये खुद एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपके सामने एक्सेल ने ही प्रस्तुत करके रखा है। फिलहाल हम चलते हैं ब्लैंक के ऊपर, न्यू में जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक हम क्लिक करते हैं। एक्सेल खुल चुका है और एक्सेल के स्ट्रक्चर को अगर हम समझे तो सबसे पहले इसमें एप्लीकेशन विंडो ही ओपन होगी, क्योंकि ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसके विंडो में भी एप्लीकेशन विंडो के अंतर्गत ही ओपन होता है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे टाइटल बार की, जो सबसे ऊपर होता है, जिसमें बुक। अब बुक क्या होती है? एक्सेल, देखो जब आप वर्ड में थे तो वहां डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आता था, अगर आप पावर पॉइंट में जाएंगे तो प्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है। आप एक्सेल में है तो बुक लिखा है। हर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज होती है। यहाँ पे जो वर्क होता है वो बुक के ऊपर होता है, शीट के ऊपर वर्क होता है, तो इसे वर्क बुक, वर्क शीट भी कहते हैं, इसलिए बुक लिखा आता है। किस प्रोग्राम में है? एक्सेल में है। कंट्रोल बटन आप देखें तो यहाँ पे 5 कंट्रोल बटन दे रखी है, हेल्प बटन दे रखी है। अगर आप यहाँ पे कोई भी हेल्प सर्च करना चाहें तो टाइप करके हेल्प सर्च कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कमांड का नेम लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही हेल्प अवेलेबल होती है, वो आप ले सकते हैं एक्सेल में। रिबन ऑप्शन की बात करें, एक्सेल के अंदर आपको किस तरह का एक्सेल दिखाई देना चाहिए। ऑटो हाइड अगर आप कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपकी शीट मुख्य रूप से नजर आएगी, बाकी सारे बार हाइड हो जाते हैं। अगर हम यहाँ से टैप करेंगे तो सिर्फ टैब नजर आएंगे, बाकी सब चीज हट जाएगा। और अगर हम यहाँ से सिर्फ शो कमांड एंड टैप कर देंगे तो टैप और कमांड दोनों नजर आएंगे, यानी कि एक्सेल पूरा खुल के हमारे सामने आ जाएगा। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज आपको पता है, ठीक है। ठीक नीचे की तरफ हम आते हैं तो वर्ड की तरह इसके अंदर भी मेन्यू ऑप्शन से होते हैं, और सभी मेन्यू ऑप्शन के जैसे ही, जैसे वर्ड में होम इंसर्ट होते थे तो यहाँ भी होम और इंसर्ट है, और सभी के रिबन ऑप्शन और कैटेगरीज कमांड उसके अंदर जुड़ी हुई रहती है। ऐसा ही वर्ड में भी था, पेज लेआउट भी था, उसके अंदर भी कैटेगरीज कमांड यहाँ पे जुड़ी थी। हालांकि मेन्यू के अंतर्गत कमांडों के चेंजेस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होते हैं, तो यहाँ पर भी मेन्यू है और मेन्यू के अंदर कमांड के चेंजेस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। सारा वर्ड के जैसा नहीं है, बहुत कुछ चीजें बदल जाती है, क्योंकि एक्सेल अलग है और वर्ड अलग प्रोग्राम है। मेन्यू के ठीक नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे एक बार हमें नजर आता है, इसे फॉर्मूला और एड्रेस बार बोला जाता है। एक्सेल के अंदर इस बार का क्या प्रयोग है? देखिए, ये हमारा एड्रेस बार है और ये हमारा फॉर्मूला बार है, दो भागों में बटे हुए हैं। ये एड्रेस बार क्या होता है? देखो, ये है एक्सेल की वर्कशीट, हम इसे सीट भी कहते हैं, स्प्रेडशीट भी कहते हैं, ठीक है, या वर्कशीट भी कहते हैं, वर्कबुक भी हम के नाम से भी जाना जाता है, ये सब एरिया, ठीक है। तो ये जो सीट होती है ये रो और कॉलम में डिवाइड होती है, बटी हुई रहती है, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं कि सीट के ऊपर ए बी सी के रूप में कॉलम हेडिंग होती है, एंड देन 1 2 3 के रूप में रो हेडिंग होती है, ठीक है। ये अलग अलग हेडिंग्स होते हैं, यानी कि एबीसी के रूप में कॉलम और 1 2 3 के रूप में रो हेडिंग होता है। अब रो और कॉलम से मिलके जो ब्रैकेट बनता है वो ब्रैकेट हमारा कहलाता है सेल। हमने वर्ड में भी देखा कि हमने रो और कॉलम से मिलकर टेबल का निर्माण किया और उनसे मिलकर एक सेल का निर्माण हुआ था। यहां पर भी रो और कॉलम जहां पे आपस में एक दूसरे को काटते हैं वहां पे सेल का निर्माण होता है। और जो सेल हमारा, थोड़ा सा हम वर्कशीट को जूम कर लेते हैं, वर्कबुक शीट को जूम कर लेते हैं हम, जो हमारा यहाँ पर एक एरिया होता है ग्रे, मतलब आप देख रहे हो कि ग्रीन कलर की पट्टी से ढका हुआ है, जो ढका हुआ एरिया है ये एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल का मतलब क्या होता है? जहां पर ये पट्टी है
वो एक्टिव सेल है, और जब भी आप कुछ लिखेंगे या एंटर करेंगे शीट पे तो वो इसी सेल में एंटर होना है। इसलिए हम इसे एक्टिव सेल का नाम दे सकते हैं कि ये हमारी एक्टिव सेल कहलाती है। इधर हम आते हैं तो ये हमारे बार्स होते हैं जो सीट को अप डाउन या लेफ्ट राइट ले जाने में हमारी मदद करते हैं, इसे हम स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। ठीक है, शीट के नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एक्सेल के अंदर कितनी सीट इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, हम एक्सेल की शीट की बात करें, पुराने टाइम में जब एक्सेल के निचले वर्जन की हम बात करें तो उनके अंदर 48,576 कुछ कॉलम रो हुआ करते थे वहां पे, और 256 कॉलम टोटल संख्या हुआ करती थी। ये एक्सेल के ओल्ड वर्जन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेल के अपग्रेड वर्जन की हम बात करें और आज के समय में हम देखें कि एक सीट पर रो और कॉलम की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो करीब करीब 10,48,576 एक सीट के ऊपर रो हो सकती है। ठीक है, इतनी रो होती है एक सीट के ऊपर, और 16,000 प्लस, क्योंकि ये एबीसीडी में काउंट होते हैं इसलिए 16,000 प्लस यानी कि 16,000 से ऊपर कुछ कॉलम यहां पर अवेलेबल है। कितने? 16,000 प्लस कॉलम होते हैं और 10,48,576। रीडिंग करके चलें श्रीमान जी, बैठने से काम नहीं चलता है, क्लास में रीड करें। ठीक है, 10,48,576 जो होते हैं क्या होते हैं? रो होते हैं। इतने रो और कॉलम पार्टिकुलर एक ही सीट पे अवेलेबल एक्सेल में होते हैं। अब हम यहां बात करें तो यहां पे प्लस पे क्लिक करने पर हम एक्सेल में कितनी ही सीट इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई सीट का लिमिटेशन नहीं है। 1 सीट, 2 सीट, 10 सीट, 15 सीट, 16 सीट, जितनी आप सीट चाहें उतनी सीट्स यहाँ पे एक्सेल में आप ऐड कर सकते हैं, ये एक ही बुक के अंदर। अब ये बुक क्यों है? क्योंकि यहां पर एक ही बुक में कई सारी सीट हमने इंसर्ट कर दी और ये सारी सीट मिलकर एक वर्क बुक का निर्माण भी करती है। ठीक है, अभी ये एक सीट है, जब एक्सेल के अंदर हम एक ही बुक में एक से ज्यादा सीट भी ले सकते हैं, और ये सीट वर्कबुक के रूप में भी होती है और एक बुक का निर्माण करती है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेल की एक बुक में हम कहीं सीट्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, और सभी सीट पर रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। जो एक सीट पर है वही दूसरी सीट पर है, वही तीसरी पे, वही चौथी पे, वही पांचवी पे और वही छठी पे भी है। तो एक ही सेट पर एक से ज्यादा जो है कि यहाँ पर एक ही बुक में एक से ज्यादा सीट्स हो सकती है, और सभी सीट पर रो और कॉलम की संख्या बराबर हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके ठीक नीचे ये जो होता है स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा व्यू बटन से नजर आता है। देखो, वर्ड में जब हम थे तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यू हमारे लिए था प्रिंट लेआउट व्यू, लेकिन एक्सेल के अंदर जो सही व्यू माना जाता है काम करने के लिए वो नॉर्मल व्यू माना जाता है। तो ये नॉर्मल व्यू में आप सभी चीज बराबर मात्रा में देख सकते हैं, ना छोटा ना बड़ा ना कुछ कम ज्यादा। ठीक है, तो ये नॉर्मल व्यू, और जब जो काम हम करते हैं वो नॉर्मल व्यू में ही करते हैं। इसके बाद में हम चलें तो पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू के लिए आपके पास एक फाइल अगर आप ओपन कर ले पहले से बना हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पेज लेआउट व्यू की हम बात करें तो ये आपको बताएगा कि पार्टिकुलर अगर एक पेज का प्रिंट आउट भी आप निकालें तो उसके अंदर कितना एरिया प्रिंट आउट होके आएगा, इतना एरिया प्रिंट आउट होके आएगा आपके पेज सेटअप के अकॉर्डिंग। अभी जो प्रेजेंट पेज सेटअप है उसके अकॉर्डिंग इतना एरिया प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये पेज लेआउट व्यू है। अगला आता है पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू में क्या होता है, आपको टोटल बता देगा कि ये जो फाइल, ये जो सीट आपने बनाया है, इसके अंदर जो एरिया लिया है, ये एरिया कुल कितने पेज पे प्रिंट आउट हो सकता है। तो हम देखें, हमें बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये करीबन करीबन सारा डेटा जो होता है 8, नीचे भी आप देखें एक रोज आ रही है। ठीक है, तो 8 से 9, 10, करीबन 11 पेज पे इतना एरिया प्रिंट आउट होके आएगा आपका। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो इतने जो है कि हमें यहाँ पे प्रिंट आउट लग सकते हैं। तो करीबन 11 पेज के ऊपर ये प्रिंट आउट होने वाला है। ठीक है, ये बताता है। वैसे नॉर्मल व्यू के अंदर सब कुछ हमें नॉर्मली नजर आएगा। ठीक है, जूम आप करना चाहें सीट को, जितना जूम यहाँ से 10% से लेके तो आप अधिकतम यहाँ से अगर करेंगे तो 400% तक हम एक सीट को जूमिंग कर सकते हैं। नॉर्मल जूमिंग साइज हमारा 100% ही रहेगा, जो पहले वर्ड में भी हुआ करता था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं एक्सेल के ऊपर। देखिए, फॉर्मूला बार और एड्रेस बार के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, क्या काम में आता है फॉर्मूला बार और एड्रेस बार? देखिए, जब आप एक सीट पर होते हैं तो एक सीट पर आप कहां हैं इसकी आवश्यकताएं हमें काम करने के दौरान लगती है कि हम किस
पार्टिकुलर एड्रेस पर सीट पर खड़े हुए, तो वो एड्रेस हमें देना पड़ता है। खासतौर पे जब हम फॉर्मूले लगाते हैं एक्सेल के अंदर, तो उन फॉर्मूले के अंदर कहां से कहां तक और फॉर्मूला कहां तक जाएगा, ये रेंज हमें देना पड़ता है। तो रेंज के लिए भी हमें हमारा एड्रेस निकालना पड़ता है कि इस एड्रेस से लेके इस एड्रेस तक ये फॉर्मूला वर्क करेगा, यानी कि इतना एरिया इसमें क्राइटेरिया इसका बनेगा। तो जिस सेल पर आप खड़े वो एक्टिव सेल होती है, और एक्टिव सेल का एड्रेस हमें यहां दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? एड्रेस को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। ई ई लिखा है यहाँ पे, ई मतलब ई नंबर के कॉलम, और 7 मतलब क्या होता है? 7 नंबर का रो। तो इससे क्या निकल के आया? हम E7 पे, यानी कि ई नंबर के कॉलम और 7 नंबर की रो पे खड़े, इसलिए ये हमें E7 बता रहा है। बात समझ में आ गई आपको? इसलिए एक्सेल के अंदर आप जिस पार्टिकुलर सेल पे खड़े होते हो उस सेल का एड्रेस हमें यहाँ पे दिखाई देता है, और सेल का एड्रेस रो और कॉलम दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे एड्रेस कहा जाता है। याद रखना है बात मेरी। अगली चीज होती है यहाँ पे, अगली चीज हम कहते हैं ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है? देखो, एक्सेल के अंदर कई प्रकार के डेटा एंटर होते हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो यहाँ पे आ जाओ, इतने प्रकार के डेटा एक्सेल के अंदर कहीं ना कहीं इंटर होते हैं, जैसे कि जर्नल भी है, नंबर भी है, करेंसी भी है, अकाउंटिंग भी है, डेट भी है, टाइम भी है, परसेंटेज भी है, स्पेसिफिकेशन भी, टेक्स्ट भी, ऐसे कई प्रकार के अल्फाबेटिक्स, नंबरिक्स, ठीक है, स्पेशल साइन वगैरह सब एक्सेल की सीट पर एंटर किए जाते हैं। तो कहाँ पे डेटा है और कहाँ पे फॉर्मूला है, इसका ज्ञात करना कभी कभी मुश्किल होता है। हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते कि एक्सेल में, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे कुछ कंडीशन लगा दिया, मैंने ये, सॉरी इधर नहीं, इधर करना है, यहां पे मैं कुछ टोटल लगा रहा हूं, ठीक है, मुझे इन सब संख्याओं का टोटल मैंने कर दिया। अब क्या आप सीधा सीधा मुझे बता सकते हैं कि इनका टोटल हुआ है? नहीं बता सकते, क्योंकि पार्टिकुलर सीधा सीधा देखने पे हमें सब संख्याएं लगती हैं। ये भी एक संख्या है और ये भी एक संख्या ही है आपके हिसाब से, लेकिन ये संख्या है या टोटल है या फॉर्मूला है, ये हमें सीधा नजर नहीं आएगा जब तक कि हम फॉर्मूला बार का सहारा नहीं। फॉर्मूला बार के अंदर अगर हम देखें तो इस तरह से अगर आप चलते रहेंगे तो जो संख्या होगी वो संख्या के रूप में नजर आएगी, उसका कोई वैल्यू नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो फॉर्मूला होगा, देखिए नीचे फॉर्मूला है, तो हमें क्या बता रहा है कि ये जो वैल्यू है ये नॉर्मल वैल्यू नहीं है, ये सम यानी कि टोटल करके लाया गया एक फार्मूला है, यानी कि ये इन सब संख्याओं का टोटल है। और दूसरी बात, इसका दूसरा उपयोग क्या है? पहला उपयोग तो आपने देखा कि कहीं पे भी फार्मूला अगर लगा है तो वो हम यहां से देख सकते हैं कि फार्मूला लगा है, और क्या फार्मूला लगा है वो भी हमें दिखाता है। दूसरी बात, यहां पे इस फॉर्मूले में कोई भी एडिटिंग आपको करनी हो तो यहां अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहां खड़े होकर भी आप एडिटिंग कर सकते हो। फार्मूले में कोई भी सुधार अगर आपको करना है तो फॉर्मूला बार पे जाके भी आप कर सकते हो। ये दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। तो ये दोनों चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेस क्या है और फार्मूला क्या है, ये दोनों चीज हमें यहाँ पे नजर आएंगे। आगे बढ़े एक्सेल के अंतर्गत, एक्सेल पर सीट पे काम करने का तरीका क्या है, कैसे एक्सेल सीट पे हम वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा हम एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं यहाँ पे। एक्सेल पे देखिए, जब आप काम करेंगे तो ये जो कर्सर का ऑप्शन रहता है, इसको जरा ध्यान से अगर आप देखें, देखो अभी क्या आ रहा है, एक प्लस का साइन बन के आता है, जबकि वर्ड में अगर आप देखते तो वो एक आई की साइन की तरह हमें नजर आता है। यहाँ पे प्लस साइन नजर आता है। इस प्लस में 3 प्रकार के प्लस साइन हमें नजर आएंगे एक्सेल की सीट पर। पहला प्लस साइन जब भी हमें नजर आता है, इसका सीधा सा काम होता है सिलेक्ट। ये देखिए, आप इसको जितना आप पकड़ के खींचेंगे उतना एरिया ये सिलेक्ट करता रहेगा। इसका काम है सिलेक्ट करना। एक्सेल के अंदर कभी भी कोई रो, कॉलम, सेल आपको सिलेक्ट करनी हो तो इस ऑप्शन का आप प्रयोग करें, ये सिलेक्ट करने का ही काम करता है। मान लीजिए कि एक्सेल में हमने कुछ डाटा यहाँ पे एंटर कर दिया, ये हमने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ संख्याएं दे दी, मान लीजिए कि ये जो एरिया है इतना, ये एरिया पार्टिकुलर इस जगह पे नहीं चाहिए, हमें दूसरी जगह पे चाहिए, हमने वहां लिख दिया। तो सारा मिटा के कट या कॉपी करने के बजाय अच्छा है कि आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए करना पड़े, देखिए इसका काम था सिलेक्ट करने का, इसने सिलेक्ट कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने का देखिए, एक 4 एरो साइन आता है आपको सामने आ रहा है, 4 एरो साइन, इसमें 4 एरो साइन आते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट।
जैसे ही आप बॉर्डर पे जाएंगे, 4 एरो साइन का अगर आप साइन आने के बाद में आप क्लिक करके जैसे उसे उठा के खींचेंगे और जिस जगह पे आप उसे छोड़ेंगे उस जगह पे डेटा वहां से उठ के यहां ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। हो गया। इस तरह से एक्सेल सीट पे किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करें, वापस से वहीं आ जाएगा जहां छोड़ना था। देखो ये सेकंड है। एक तीसरा प्लस साइन मैं आपको बताता हूं। जब भी किसी सेल पे आप होते हो तो उस सेल का बॉटम एरिया में इस पॉइंट पे आप जाएंगे तो देखे जरा ध्यान से, ये प्लस साइन आपको नजर आएगा, दिख रहा है? ये एक अलग प्लस साइन, ये तीसरा प्लस साइन है। तो मैंने आपसे बोला था एक सीट पर 3 प्रकार के प्लस साइन होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, हमारे काम को बहुत इजी करता है ये प्लस साइन। कैसे करता है जरा समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए हमें यहां पे सीरियल नंबर, मान लीजिए 1 2 हमने दोनों दिए दिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो डेटा रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं, इन दोनों डेटा रिकॉर्ड्स में उदाहरण के लिए हमें 50 नंबर तक का रिकॉर्ड इंटर करना है, 100 नंबर तक का रिकॉर्ड इंटर करना है। तो अगर हम इस तरीके से लिखे 1 2 3 4 5 6 7, तो 100 नंबर लिखने में भी बहुत समय लग जाएगा। बात समझ रहे हो आप मेरी? समय लगेगा। उस काम को आसान करने का तरीका क्या है, हम 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करें। ये प्लस साइन आएगा, देख लीजिए यहां पे आया। इसको जैसे ही हम पकड़ के खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिक रेंज डेवलप करता है, देख लीजिए आप, आ रहा है। आप सिर्फ पकड़ के नीचे की तरफ चलते जाइए, ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 सब कुछ आ जाएगा। और तेज अगर आप चलेंगे तो वो 1000 2000 तक भी चला जाएगा, बहुत कम समय में उस चीज को इंक्रीज कर देता है। और इसके बेनिफिट्स क्या है, ये किस तरह से काम करता है, अगर हम काम के तरीके को समझे तो ये हमेशा अपने बीच की संख्याओं के डिफरेंट को लेता है। मान लीजिए ऊपर 1 था और नीचे क्या था 2, दोनों के बीच में डिफरेंट है नहीं है। तो डिफरेंट कितना था 1 का डिफरेंट, तो प्लस 1 1 1 1 हुआ। अगर मान लीजिए आप इसे इस तरीके से नहीं, सीरीज को इस तरीके से डेवलप करना चाहे, हमने मान लीजिए ऊपर 5 और नीचे 8 लिखा, अब क्या डिफरेंट है दोनों संख्याओं के बीच में, कितना डिफरेंट आ रहा है 3। तो जैसे ही आप इसे अगर इंक्रीज करेंगे तो ये +3 डिफरेंट पे वर्क करेगा। दिख रहा है आपको +3 डिफरेंट हो रहा है। तो ये डिफरेंट निर्भर करता है दोनों के बीच का, ये उस हिसाब से उस सीरीज को डेवलप करता है। ये बात ध्यान रखें, बहुत इजी तरीके से काम करता है एक्सेल, इसलिए एक्सेल पॉपुलर है। मान लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ अल्फाबेट की, हमने अभी नंबरिकल बात करी। अगर आपके पास में अल्फाबेट प्लस नंबरिकल सीरीज भी अगर होंगी तो ये उन्हें भी डेवलप करेगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक डेटा रिकॉर्ड से ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम हमारे ही स्टूडेंट्स जो हैं, उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स जो हैं, मान लीजिए उसका एक टेबल तैयार करना चाहते हैं। उस टेबल के अंदर हमने कुछ कॉलम दिए हैं, जैसे सीरियल नंबर, स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, नेम, सन ऑफ डाटर ऑफ फादर्स, कोर्स फीस, बैलेंस, और यहाँ पे हम बात करते हैं उनका एडमिशन फीस और सेकंड सेम और फर्स्ट सेम इंस्टॉलेशन में उन्होंने क्या हमें दिया है। ये रिकॉर्ड्स हमारे पास में, इस पूरे रिकॉर्ड्स को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपनी वाली सीट पे जिस पे हम वर्क कर रहे हैं अभी, यहाँ पे उसे हम एंड देन पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कंडीशन हम लगा देंगे। देखो पेस्ट में भी अलग अलग तरह की कंडीशन होती है, हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अभी हम कीप सोर्स एंड विड्थ पे क्लिक करते हैं तो जो विड्थ कॉलमों के बीच में और जितना उसमें एज इट इज एरिया हमने सिलेक्ट कर रखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। इन्वॉल्वमेंट नंबर की बात करें, एक छोटा सा इन्वॉल्वमेंट नंबर हम साधारण सा जनरेट कर लेते हैं। मान लीजिए पीजी हमने लिया, पीजीडीसी है, 100 से हम चालू कर रहे हैं काउंटिंग। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट नंबर है पीजीडीसी है 100 101 102 के अकॉर्डिंग इन्वॉल्वमेंट नंबर हम जनरेट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, क्या किया मैंने, समझिए बात को, यहाँ पे सिलेक्ट किया और इस बॉटम एरिया पे जैसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूं तो ऑटोमेटिक सीरीज जनरेट कर देता है। देखिए जहां तक कि मैंने पहले अपने सीरियल नंबर को इंक्रीज किया था वहां तक की सीरीज ऑटोमेटिक डेवलप होकर आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना एक्सेल के अंदर, ऑटोमेटिक उस सीरीज को डेवलप करता है।
तो सिर्फ बात ये नहीं है कि वो केवल नंबर्स पे काम करता है, अल्फाबेट्स भी हो नंबर्स भी हो, तो वो उन सीरीज को भी डेवलप करता है। ये दोनों तरह की सीरीज को इंक्रीज करने में सक्षम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम यहां से आगे की तरफ यानी कि इस डेटा रिकॉर्ड को डेवलप करेंगे और इस डेटा रिकॉर्ड्स में आगे की तरफ हम जो भी फॉर्मूला हम असाइन करेंगे, ठीक है, वो फॉर्मूले की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि यहां से हम हमारा एक रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे और उस रिकॉर्ड्स पे हम एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की तरफ आगे बढ़ेंगे कि यहां से हम कैसे एक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं जो आगे हमारे एक्सेल के कंटिन्यूस पार्ट्स में आता रहेगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है एक्सेल का। इस तरह से कंटिन्यू डे बाय डे हम उस पार्ट्स को डेवलप करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। ओके बाय।